अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड शाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को लेके क्यूरियस होते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लाइव सेशन जब दिया था तो वहां पे मैं चेक करती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, पॉइंट पॉइंट पे चीज को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो जब मैं लाइव सेशन लेती हूँ वहां पे मैंने ये टॉपिक करवाया था, तो जो जो क्वेश्चंस वहां पे हुए थे उस सबको भी आज हम लोग फिर से एक दफा उसके आंसर आपको मैं दूंगी। और इसके अलावा कुछ और भी डाउट्स है उसको भी क्लियर करेंगे। राइट, सो सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स क्या है कि इस टॉपिक में हम बेसिकली फैट्स और प्रोटीन्स, अब तक हम लोग ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे थे, सारा जितना रेस्पिरेटरी पाथवे हमने पढ़ा दैट वाज ऑल अबाउट ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास क्या है, मेन मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट है। राइट, मेन मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट कौन है? ग्लूकोज। तो इस वजह से हमारा मेन फोकस किस पे होता है? ग्लूकोज पे होता है। तो क्या जो हम फूड ले रहे हैं उसमें जस्ट ग्लूकोज तो नहीं होता, वी आर टेकिंग फैट्स, वी आर टेकिंग प्रोटीन्स, उसकी बॉडी में कैसे रिस्पायरेशन होती है, वो कैसे रिस्पायर होते हैं, उससे किस तरह से एटीपी की प्रोडक्शन होती है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं सिंपली आपसे कहूँ, तो आज हम लोग, आज का जो टॉपिक है दैट इज respiration as an amphibolic pathway. Clear? तो सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स को हम ये भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे डिस्कस करेंगे। अब एम्फीबॉलिक क्या है? एम्फीबॉलिक, एम्फी मीन बोथ। अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो वी हैव एनाबॉलिक एंड वी हैव कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक में चीजों की क्या होती है? कटिंग होती है, ब्रेकडाउन होती है। एनाबॉलिक में चीजें बनती है, बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जबकि इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स की छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन होती है। इतना तो आपको पता है। अब आप कहेंगे मैम आप ज्यादा बेसिक चीजें बता रही हैं, बट हिस्सा है इसका, सो वी हैव टू डिस्कस इट। ओके, सो एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। अब रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म साथ साथ चल रही होती है। राइट, एनाबॉलिज्म भी हो रहा होता है, चीजें बन भी रही होती है, चीजों की कटिंग भी हो रही होती है, ब्रेकडाउन भी हो रही होती है। राइट, इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं दैट आवर बॉडी इज डायनेमिक। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है दैट इज वेरी वेरी मच डायनेमिक। क्लियर? बहुत ज्यादा डायनेमिक है, क्योंकि हमारी बॉडी को जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती है ना, वही हमारी बॉडी बनाना शुरू कर देती है। क्लियर? अगर वो किसी बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से हो या फिर छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाना हो, बट इट इज वेरी डायनेमिक इन नेचर। एंड वेनेवर हमारी बॉडी को जिस भी चीज की जरूरत होती है, हमारी बॉडी वही चीज बनाती है और हमें प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो इस वजह से इस टॉपिक को हम क्या नाम दे सकते हैं? रिस्पायरेशन एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखें कि हमारी बॉडी, सारी बात हमारी बॉडी के इर्द गिर्द घूम रही है, तो रिपीटिशन कुछ ज्यादा हो गई हमारी बॉडी की। ये बात याद रखें कि जो एनर्जी सोर्स है हमारे बॉडी के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो यूज करती है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले क्या यूज करेगी? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, जिसको हम लोग फ्यूल ऑफ लाइफ का नाम भी देते हैं, फ्यूल ऑफ लाइफ का नाम भी देते हैं इसको। राइट, क्योंकि ये क्या करती है, ये बहुत क्विक एनर्जी प्रोवाइड करती है, बहुत ज्यादा क्विक एनर्जी प्रोवाइड करती है, क्विक एनर्जी प्रोवाइड करती है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। एंड तक देखेंगे तो आपको जो आपकी बॉडी का वो डायनेमिक प्ले है ना, वो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह एग्जैक्टली हमारी बॉडी में चीजों की फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन होती है।
तो गौर से सुने, हर एक पॉइंट नोट करें। और अगर मैं एमडी-कैट के हवाले से बात करूं तो एमडी-कैट के हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से सुन लें। कार्ब्स क्या है, इसको हम लोग फ्यूल ऑफ लाइफ का नाम देते हैं क्योंकि ये क्या है, क्विक एनर्जी सोर्स है, क्विक एनर्जी सोर्सेस। हमारी बॉडी सबसे पहले क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करती है। अगर अगर शुगर की डिफिशियंसी हुई, कार्ब्स की डिफिशियंसी हुई, देन बॉडी क्या यूज करेगी, देन बॉडी फैट्स यूज करेगी। अब फैट्स क्या है, फैट्स कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी फैट्स जो है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स है। लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स है। तो इसके बिहाइंड रीजन क्या है, वो भी आज, ये डाउट भी आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जब हम लाइव सेशन, जैसे मैंने आपसे लाइव सेशन की बात की, तो वहां पे स्टूडेंट्स जो थे वो इसी किस्म के क्वेश्चंस में कंफ्यूज थे। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब आपको कंफ्यूजन होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो मुश्किल हो जाती है। और जब आपकी वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, देन आपको पता चलता है दैट हाउ इजी दैट थिंग वाज, जिसके बारे में मैं इतनी कंफ्यूज थी और मेरे जहन में इतने डाउट्स और क्वेश्चंस आ रहे थे, राइट। सो फैट्स डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, स्टिल वो लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स है। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसके कंपैरिजन में कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, क्विक एनर्जी सोर्स है। अब जब हम लोग वो पूरे पाथवे को स्टडी करेंगे, सेलुलर रिस्ट्रक्शन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फैट्स जो है वो कैसे डबल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब क्यों, एक सिंगल ग्लूकोज कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एक सिंगल, अगर हमारे पास फैट्स है तो फैटी एसिड्स, तो अगर एक सिंगल फैटी एसिड है वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये अभी आपको जब मैं एग्जांपल्स देके समझाऊंगी फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी क्या यूज करती है, कार्बोहाइड्रेट्स, देन फैट्स यूज करती है। उसके बाद अगर कार्ब्स की भी डेफिशिएंसी हुई और फैट्स की भी डेफिशिएंसी हुई, फैट्स जो बॉडी के हैं मोस्टली किस टाइम यूज होते हैं, व्हेन वी आर फास्टिंग, जब हम रोजा रखे हुए होते हैं तो उस टाइम में फैट्स जो है वो यूज होते हैं, क्लियर, बॉडी में। तो इस वजह से ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स है, बॉडी में स्टोर होते हैं। अगर कार्ब्स भी डेफिशिएंट हुए, फैट्स भी डेफिशिएंट हुए, देन हमारे पास लास्ट में आता है प्रोटीन। प्रोटीन्स जो है ज्यादातर एनर्जी का काम नहीं करते, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ज्यादातर नहीं करते। मोस्टली इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फोकस किस चीज पे होता है, फंक्शनल डायवर्सिटी पे बॉडी के, और स्ट्रक्चरल, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बॉडी के बना रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ऑक्सीजन कैरियर्स, ट्रांसपोर्टर्स के वो जो है किसी चीज को यहाँ से वहां जब कैरी करना हो तो वो वाला कैरियर, एक तो ऑक्सीजन कैरियर हुआ। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो कि प्रोटीन बना रहा होता है, क्लियर। इसके अलावा अगर हम देखें तो ईटीसी में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसके कॉम्प्लेक्सेस भी प्रोटीन बना रहे होते हैं। सो इसका मेन फोकस स्ट्रक्चर्स बनाने पे होता है, फंक्शंस प्ले करने पे होता है, एनर्जी का काम ये बाद में करता है। अगर कभी फैट्स या कार्ब्स डेफिशिएंट हुए तब प्रोटीन की बारी आती है। इतना आपको क्लियर हुआ? आई नो आई एम वेरी बेसिक, लेकिन मैं कई दफा वीडियोस में रीजन जो है वो बता चुकी हूँ। मेरा हमेशा फोकस होता है कि मैं टॉपिक को जीरो से स्टार्ट करूँ, और अब अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट बैठा है तो उसकी जो है हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाए। और अगर आपको ऑलरेडी ये चीजें पता है, सो यू कैन वॉच द वीडियो इन 2x। ओके, तो कार्ब्स, देन फैट्स, देन प्रोटीन्स, इतना आपको क्लियर हुआ। सो अगर हम देखें, सो रिस्पायरेटरी जो सबस्ट्रेट्स है या जो मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स है, उसमें सिर्फ ग्लूकोज नहीं है, इसमें ग्लूकोज के अलावा फैटी एसिड्स भी हैं, इसमें ग्लूकोज के अलावा फैटी एसिड्स भी हैं, और इसमें ग्लूकोज के अलावा अमीनो एसिड्स भी हैं, राइट, जिन्होंने क्या करना होता है, जिन्होंने रिस्पायरेशन करना होता है, क्लियर। तो फैटी एसिड में भी एक स्पेसिफिक फैटी एसिड है, जिस तरह से ग्लूकोज है कार्ब्स में, और अमीनो एसिड्स में भी कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स हैं जो कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस आगे प्रोसीड करते हैं। मतलब कॉमन जो अमीनो एसिड्स है वो कुछ स्पेसिफिक हैं, सारे अमीनो एसिड्स नहीं है, राइट। और वो मैंने आपसे कहा ना कि वो क्या करते हैं, मोस्टली प्रोटीन्स जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डायवर्सिटी की बॉडी में हेल्प करते हैं। सो आप ये समझ लें
कि रेस्पिरेशन जो है ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म नहीं है या फिर ये एक सिंगल पाथवे नहीं है, राइट? ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा आप इसको कह दें पाथवे है, कॉम्प्लिकेटेड नॉट ऑन कॉन्सेप्ट बेस, इस बेस पे कि किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी प्रोडक्ट नहीं, किसी भी इंटरमीडिएट से जाके दूसरा इंटरमीडिएट बन जाता है। ग्लूकोज की जब रिस्पायरेशन होती है तो ग्लूकोज के रिस्पायरेशन के दौरान इंटरमीडिएट जो बनते हैं उस इंटरमीडिएट से जाके ग्लूकोज से भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, राइट? सो हम यूं कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन जो है ये क्या है, एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म नहीं है, एक सिंगल स्टेप पाथवे नहीं है, बल्कि ये क्या है, एम्फीबॉलिक पाथवे है। ये क्या है, एम्फीबॉलिक पाथवे है, जिसमें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म साथ साथ चल रही होती है। जिस तरह से इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चल रही थी, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट है, वो आपको क्रेव साइकिल में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि एक जो था वो ऑक्सीडाइज हो जाता था मॉलिक्यूल, तो दूसरा रिड्यूस हो जाता था, राइट? तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब रिस्पायरेशन को एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस भी हम स्टडी करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कौन से में कैसे कन्वर्ट होता है, राइट? मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा डेप्थ में ना जाऊं, क्योंकि अक्सर फिर स्टूडेंट्स कमेंट्स में बता देते हैं कि स्टूडेंट मैम आप काफी डेप्थ में चली जाती है, क्लियर? सो आई विल ट्राई कि जो प्रोसेसेस इस लेक्चर से मैं भी वो रिलेटेड नहीं हो, आपके कोर्स में इस लेक्चर में नहीं हो, लेकिन अगर आप एफएससी के स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हो, तो आपके कोर्स से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होंगे, तो मैं ज्यादातर उन प्रोसेसेस पे फोकस करूंगी कि वो आप लोगों को मैं समझा दूं। और ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि जब हम लाइव सेशन ले लेते हैं तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स को मैंने नोटिस किया था कि वो क्वेश्चंस इस तरह के करते थे कि वो टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता था, लेकिन उनको कंफ्यूजन होती थी। सो आई जस्ट वांट कि उनके कंफ्यूजन जो है वो, अगर उनकी तरह और भी स्टूडेंट्स है तो उनके कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो चले डिस्कस करते हैं रिस्पायरेशन को एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। सबसे पहले हमने लिया फूड, वी हैव टेकन फूड, हमने क्या लिया, फूड लिया, राइट? उस फूड में से कुछ भी हो सकता था, उस फूड में अगर हम लोग देखें कुछ भी हो सकता है, राइट? जैसे कि हम देखें तो उस फूड में फैट्स भी हो सकते हैं, वेट अ मिनट, ओके, तो उस फूड में क्या क्या हो सकता है, उसमें फैट्स भी हो सकते हैं, कार्ब्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा प्रोटीन्स भी हो सकती है, फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स। अब अगर हम लोग देखें तो इस फैट की कन्वर्जन किस में होगी, फैटी एसिड्स में, प्लस ग्लिसरॉल में होगी। ऐसी बात है, यस, हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में स्टडी किए हैं इनके फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स। ये कार्ब जो है पूरे ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे से, राइट? अगर कार्ब है तो मींस ग्लूकोज, राइट? अगर कार्ब है तो मीन ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अच्छा, फैट्स किस में होंगे, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। कार्ब्स किस में होंगे, कार्ब्स मतलब ग्लूकोज, तो वो कन्वर्ट होगा G3P में। G3P कहाँ बना था, रिस्पायरेटरी नहीं प्रेपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में। ये G3P जो है, ये G3P आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, ये G3P आगे जाके कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, और ये पायरुवेट आगे जाके एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिटाइल को ए जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट लिंक्ड मॉलिक्यूल है। मोस्टली हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एसिटाइल को अगर यहाँ पे बना तो ये
क्रेब्स साइकिल से निकल ही नहीं सकता, बिल्कुल निकल सकता है। और ये एसिटाइल को इस चेन से निकल के, इस पाथवे से निकल के और भी बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, राइट, ग्लूकोज से भी बड़े बड़े। तो या तो ये यहाँ पे जो है प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करवाएगा, क्रेब साइकिल को स्टार्ट करवाएगा, या फिर ये इस चेन से निकल के इससे ग्लूकोज से भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, राइट। सो क्या बना हमारे पास, वो बना एसिटाइल को ए बना, फैट से फैटी एसिड्स, प्रोटीन से क्या बनेंगे, प्रोटीन से बनेंगे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन से क्या बनेंगे, अमीनो एसिड्स बनेंगे। अब देखें, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें, ये क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म, ये क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कटिंग हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है चीजों की, यही हो रहा है ना, ब्रेक डाउन हो रही है चीजों की। अब ये जो ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो सकता है एसिटाइल को ए में, ये एसिटोल जो ग्लिसरॉल है, एसिटोल, ये जो ग्लिसरॉल है ये कन्वर्ट हो सकता है एसिटाइल को ए में, राइट। और ये एसिटाइल को ए जो है सेम उसी पाथवे से, अभी इस पाथवे को हम डिस्कस करेंगे कैसे ग्लिसरॉल एसिटाइल को ए में या फैटी एसिड एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है। फिर यही एसिटाइल को ए फिर से फैटी एसिड्स में कैसे कन्वर्ट होगा, राइट। तो सिंपल बात क्या है कि ये एसिटाइल को ए जो है ग्लिसरॉल एसिटाइल को ए में भी कन्वर्ट हो सकता है, और एसिटाइल को ए जो है फैटी एसिड्स में भी या ग्लिसरॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है, राइट। बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग इससे आगे जाके जो जो मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो ये प्रोसेस होगा, क्लियर। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत आसान सा इसका प्रोसेस है इसके बनने का, लेकिन अभी हम लोग इस बात पे को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो अमीनो एसिड्स पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसी तरह ये जो G3P है, ये G3P भी कन्वर्ट हो सकता है, ये G3P भी कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, किसमें, फैटी एसिड में, राइट। और अगर हम लोग देखें तो ये जो एसिटाइल को ए है, ये एसिटाइल को ए भी कन्वर्ट हो सकता है अमीनो एसिड्स में, ये जो एसिटाइल को ए है ये भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो सकता है, यस हो सकता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो एसिटाइल को ए से अमीनो एसिड बन रहा है, एसिटाइल को ए क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है ना, मॉलिक्यूल है, और ये जाके क्या बना रहा है, अमीनो एसिड बना रहा है। सो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म, यहाँ पे एनाबॉलिज्म हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म। वहां पे क्या हो रहा था, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो रहा था, बट यहाँ पे भी एनाबॉलिज्म हो रहा है। और अगर आप लोग देखें एसिटाइल को ए फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, सो यहाँ पे भी एनाबॉलिज्म हो रहा है, क्योंकि एसिटाइल को ए जब अमीनो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, सो जो एग्जांपल भी इवन मैं आपको अभी दे रही हूँ कुछ टाइम में, वो क्या है, वो भी एक 16 कार्बन का फैटी एसिड है। सोचो कहाँ पे 2 कार्बन, कहाँ पे 16 कार्बन, राइट। तो ये भी क्या हुआ, एनाबॉलिज्म। हालांकि ये क्या है, दिस इज कैटाबॉलिज्म। अब होपफुली आपको जो रिस्पायरेशन का एम्फीबॉलिज्म है वो समझ थोड़ा बहुत आ चुका होगा। फैट्स into fatty acids catabolism, proteins into amino acids catabolism, acetyl CoA into fatty acid and acetyl CoA into amino acid, this is what, this is anabolism, this is anabolism। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि जो फैट्स हैं, जो कार्ब्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं,
इनकी आपस में एक दूसरे में कन्वर्जन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्लियर कट हो सकती है। अब अगर आगे हम लोग देखें तो आगे एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल है, ये एसिटाइल को ए जो है कन्वर्ट होगा किस में, सिट्रेट में। अब ये तो 2 कार्बन है और ये 6 कार्बन है, तो क्रेब्स साइकिल को याद करें, यहाँ क्या प्रेजेंट था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्रेजेंट था, जो कि क्या है 4 कार्बन का है, तो ये दोनों कंबाइन होके एसिट्रेट बना देंगे। अब ये जो एसिटाइल को है, ये आगे जाके क्या कर रहे हैं, फैटी एसिड्स बना रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पे सिट्रेट में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, इसकी रीजन बेसिकली यही है कि अगर हम लोग देखें, या चले पहले इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं। सिट्रेट से आगे क्या बनेगा, लेट मी चेक आउट द वीडियो, आपको नजर आ भी रहा है कि नहीं, यस कहाँ गया, हाँ। तो अगर हम लोग देखें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एसिटाइल को ए मिलके क्या बनाएंगे, सिट्रेट बनाएंगे। अब ये जो सिट्रेट है, इसकी फर्दर कन्वर्जन किस में होगी, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, इसकी कन्वर्जन होगी। ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट जाके कन्वर्ट होगा किस में, सेसेनाइल कोए में, और ये सेसेनाइल फिर से जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। इस तरह से चलती है हमारे पास साइकिल, सिट्रेट, देन अल्फा कीटो ग्लूटरेट, देन सेसेनाइल कोए, देन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स इंटरमीडिएट्स बने हैं, ये इंटरमीडिएट्स आगे जाके दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सिट्रेट की, तो सिट्रेट क्या करते हैं, सिट्रेट जो है ये फैटी एसिड्स भी बनाता है, सिट्रेट क्या करता है, फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन भी करता है, और इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बना सकता है, क्लियर। अगर हम अल्फा कीटो ग्लूटरेट की बात करें, तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है वो अमाइनो एसिड्स भी बना सकता है, ये अमाइनो एसिड्स भी बना सकता है, और अमाइनो एसिड्स जाके ऑब्वियसली प्रोटीन्स बनाएंगे, और उसी के साथ साथ ये इंपॉर्टेंटली क्या बनाते हैं, प्यूरीन्स बनाते हैं। प्यूरीन्स आपको पता है ना, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनकी क्लासिफिकेशन पैरामिडीन्स और प्यूरीन्स में हुई थी। तो उसमें से प्यूरीन्स कौन बनाता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, मतलब बना सकता है आगे प्रोसेसेस से। अगर ससेनाइल को ए की बात करें, तो ससेनाइल को ए जो है, ये जो हीमोग्लोबिन है और जो प्लांट्स में क्लोरोफिल है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, तो ये क्लोरोफिल में क्या करता है, इसी चैप्टर के इनिशियल लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो था वो स्टडी किया था। ये क्लोरोफिल में पोर्फिरिन हेड बनाता है, और अगर बात करें हम लोग हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन में ये हीम सिंथेसिस करता है, हीमोग्लोबिन में क्या कर रहा है, हीम सिंथेसिस कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ओके देखिए, वेट अ मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर नजर आए। बायो एनर्जेटिक्स तो उड़ गया, लेकिन चले कोई नहीं, ओके। तो ये आपको क्लियर हुआ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एसिटाइल को एम और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड
दोनों कंबाइन हुए, दोनों ने क्या बनाया, सिट्रेट बनाया। सिट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। अल्फा कीटोग्लूटरेट सस्टेनाइल को एम है। वैसे तो पूरा साइकिल है, लेकिन यहाँ पे हम सेलुलर एक्सप्रेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस किस पे होगा, उन चीजों पे जो आगे जाके फैट्स और उसकी फॉर्मेशन करेंगे। और फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अच्छा, अब अगर इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की बात करें, ये तो रह गया, अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की बात करें तो ये भी आगे जाके क्या करते हैं, ये भी अमाइनो एसिड्स बनाता है, अमाइनो एसिड्स बनाता है जो कि इन टर्न प्रोटीन्स बनाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पायरिमिडीन्स बनाता है, ये पायरिमिडीन्स बनाता है। क्या बनाता है, पायरिमिडीन्स, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स ये बनाता है। अब सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास जो एसिटाइल को ए है, ये कहाँ बनता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, राइट। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है ना, उससे पहले ये बन जाता है। तो एसिटाइल को ए माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, जबकि फैटी एसिड्स जो है इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, इनकी फॉर्मेशन होती है साइटोप्लाज्म में, इनकी फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में होती है। तो होता क्या है कि ये जो एसिटाइल को ए है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड है, या स्पेसिफिकली एसिटाइल को ए, इसी ने आगे जाके उसकी कन्वर्जन करनी है ना, फैटी एसिड में बनना है। तो ये एसिटाइल को ए जो है ये मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, राइट, ये मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है कि ये ऑक्सैलिक एसिड के साथ बाइंड हो जाते हैं, एक 6 कार्बन का सिट्रेट बन जाता है, वो सिट्रेट जो है वो फिर आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, सिट्रेट में, और इसी सिट्रेट से फिर फैटी एसिड सिंथेज एक एंजाइम है, उसके हेल्प से क्या होती है, फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। अभी हम लोग स्टेप को जो प्रोसेस है उसको डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप लोग सिर्फ इस पाथवे को समझे, राइट। तो सेम सिट्रेट फिर आगे जाके फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल इसकी फॉर्मेशन कर सकता है, अल्फा कीटोग्लूटेट अमीनो एसिड्स की कर सकता है, प्यूरीन की कर सकता है, क्लियर। सिस्टिनाइल को ए जो है वो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में हीम सिंथेसिस और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में पोर्फिरिन सिंथेसिस, पोर्फिरिन हेड सिंथेसिस वो करता है। और अगर ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो ये पायरिमिडीन्स बनाता है और इसके अलावा अमीनो एसिड्स बनाता है। यहां तक आपको क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ, ओके। अब अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग बात करें प्रोटीन्स की, अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स किससे बने, अमीनो एसिड से बने। प्रोटीन किससे बने, अमीनो एसिड से बने। और इन अमीनो एसिड्स में से भी कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं जो कि आगे जाके रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। उसमें से कौन कौन से हैं, उसमें से हमारे पास है ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन है, एलेनिन है, क्लियर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कौन कौन से हैं, ग्लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है, क्लियर। इसके अलावा एलेनिन है। ये कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स हैं, ये कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स है जो कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करते हैं, राइट। तो इसी वजह से एलेनिन है, सीरीन है, एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनीन, सीरीन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, एलेनिन, थ्रेओनीन और वेट अ मिनट, सिस्टीन, सिस्टीन। ये 6 अमीनो एसिड है जो कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, राइट। ये 6 अमीनो एसिड है जो कि क्या करते हैं,
रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, राइट। सो इतना आप लोग को क्लियर हुआ। अब जो प्रोटीन्स है इसमें से जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स में क्या था, ग्लूकोज, इसी तरह से प्रोटीन्स में भी कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स है। कौन कौन से, एलेनिन है, ट्रिप्टोफैन है, राइट, ग्लाइसिन है, सिस्टीन है, थ्रियोनिन और सीरीन। ये कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स हैं जो कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। और अगर हम बात करें इन केस ऑफ फैट्स, तो फैट्स में मोस्टली जो कॉमन है दैट इज पाल्मिटिक एसिड। कॉमन जो फैट है, फैटी एसिड है, दैट इज पाल्मिटिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का है, 16 कार्बन का। कितने कार्बन का है, 16 कार्बन का। तो ये मोस्टली या कॉमनली रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता है। क्लियर। प्रोटीन्स कितने हैं, 6। फैट्स में से कॉमन फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड, और कार्ब्स में से क्या है, वो तो कॉमन है, वो तो आप लोग को रट चुका होगा, वो क्या है, ग्लूकोज है। इतना आप लोग को क्लियर हुआ, होपफुली आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो फैट्स है, कार्ब्स है और प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स में से, कार्ब में से क्या है, ग्लूकोज है कॉमन। फैट्स में क्या है, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का है, अभी इसकी हम थोड़ी सी डिटेल आपको मैं बताऊंगी। और क्या है, प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स में से कौन से हैं, 6 ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि रिस्पायरेशन करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, ग्लाइसिन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, एलेनिन और सीरीन। अगर हम यहाँ पे देखें सीरीन की बात करें, तो ये सीरीन, लेट मी चेक आउट, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, ये जो सीरीन है, यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है ओके, क्या बात कर रहे थे, सीरीन है, ठीक है। तो सीरीन क्या करता है, सीरीन जो है यहाँ पे एक एंजाइम का काम करता है, सीरीन डिहाइड्रेटेज। सीरीन डिहाइड्रेटेज, सीरीन डिहाइड्रेटेज क्या करता है, ये जो सीरीन डिहाइड्रेटेज है, अब इस अमाइनो एसिड की कन्वर्जन हमने किस में करनी है, पायरुवेट में करनी है, राइट। किसमें करनी है, अमाइनो एसिड या प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स की कन्वर्जन पायरुवेट में, लाइक ये देखिए, हाँ, अमाइनो एसिड की कन्वर्जन किसमें कर रहे हैं, पायरुवेट में। तो होगा क्या कि ये जो सीरीन डिहाइड्रेटेज है, ये सीरीन डिहाइड्रेटेज क्या करेगा, ये मैंने क्या लिखा है, ये जो सीरीन डिहाइड्रेटेज है ये क्या करेगा, ये इस सीरीन से एक अमाइनो ग्रुप और इसके अलावा वाटर रिमूव कर लेगा। क्लियर। एक अमाइनो ग्रुप, एक वाटर जो है वो इसे रिलीज कर लेगा और ये सीरीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन किसमें हो रही है, पायरुवेट में हो रही है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, इससे अगर हम सीरीन की बात करें, इन केस ऑफ सीरीन अगर हम बात करें, तो सीरीन से क्या होगा, सीरीन से क्या होगा, एक इससे वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा और एक अमाइनो ग्रुप, और ये दोनों जब रिमूव होंगे तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, पायरुवेट में, राइट। सेम अगर हम बात करें ग्लाइसिन की, सेम अगर इन केस ऑफ ग्लाइसिन हम देखें, तो ग्लाइसिन में क्या होता है, इनके पास होते हैं कुछ हेल्पर मॉलिक्यूल्स। क्लियर, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ हेल्पर मॉलिक्यूल्स। उस हेल्पर मॉलिक्यूल से ये कुछ मॉलिक्यूल्स जो है, कुछ एटम्स जो है वो ले लेगा, उससे हेल्प कर लेगा, ले लेगा उससे हेल्प, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सीरीन में। ये ग्लाइसिन जो है क्या है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंथेस्ड अमाइनो एसिड है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा सीरीन में, और सीरीन के साथ फिर से यही सीरीन डिहाइड्रेटेज आके एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, पायरुवेट में। क्लियर। तो ये तो आपको क्लियर हुआ कि प्रोटीन्स जो है या जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स स्पेशली, वो किस तरह से पायरुवेट में कन्वर्ट होंगे। अगर हम यहाँ पे भी देखें, तो इससे एक अमाइनो ग्रुप चला गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल चला गया, तो ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म, सॉरी कैटाबॉलिज्म, कटिंग, नहीं वेट अ मिनट, अमाइनो एसिड से एक अमाइनो ग्रुप चला गया, एक H2O चला गया। क्लियर।
तो ये क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल जो था ये कन्वर्ट हुआ एक छोटे मॉलिक्यूल में। तो जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, यस एनाबॉलिज्म। क्या होगा, एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है। सो प्रोटीन्स में से ये दो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी, आपके कोर्स का हिस्सा है भी नहीं बट स्टिल आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको बता दिया। क्या होगा कि सीरीन जो है उसमें सीरीन डिहाइड्रेटेज काम करके उससे एक अमाइनो ग्रुप एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करेगा और इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। सेम अगर हम बात करें ग्लाइसिन की, तो अपने हेल्पर मॉलिक्यूल से थोड़ी हेल्प लेके सीरीन में कन्वर्ट हो जाएगा और सीरीन फिर से किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में। तो इस तरह से बेसिकली इनकी होती है कन्वर्जन, राइट। तो प्रोटीन्स जो है वो इस तरीके से, ये एक स्पेसिफिक कुछ प्रोटीन्स है जो कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे उसकी बात करें एटीपी की प्रोडक्शन की, तो एटीपी का प्रोडक्शन जो कार्ब्स है, जो फैट्स है और जो प्रोटीन्स है इनका डिफरेंट है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे देखें प्रोटीन्स में से, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं एलेनिन का, एलेनिन का अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दे दूं तो एलेनिन जो है वो तकरीबन 13 से 15 एटीपीज जो है वो बनाता है, 13 से 15 एटीपीज बनाता है जब इसकी क्या होती है, जब इसकी होती है कन्वर्जन, राइट। ये बाकी मार्कर्स यहाँ पे रख देते हैं। एलेनिन क्या करता है, ये 13 to 15 एटीपीज जो है वो बनाते हैं। अगर हम इन केस ऑफ कार्ब्स बात करें तो वो तो हमें पता है कितने बनाएगा, इन केस ऑफ यूकेरियोट्स 36 एटीपीज बनाएगा, क्लियर। और इन केस ऑफ वो प्रोकैरियोट्स 38 एटीपीज बनाएगा। प्रोटीन्स कितने बनाएंगे, अगर एलेनिन की हम एग्जांपल ले तो 13 to 15। अब ये आपको क्लियर हो गया प्रोटीन्स जो है और कार्ब्स कितने एटीपीज बनाएंगे। अब बात यहाँ पे करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्विक एनर्जी सोर्स है जबकि फैट्स लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स है, यही बात है ना। स्टिल कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फैट्स जो है वो क्या करते हैं, वो बॉडी में स्टोर होते हैं, वो हमें एनर्जी डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करते। सो उसका रीजन क्या है, इसका रीजन इन दोनों का मेटाबॉलिज्म है, इसका रीजन इन दोनों का मेटाबॉलिज्म है, राइट। इन दोनों का जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी डिफरेंट है। लाइक अगर हम बात करें फैट्स की, तो फैट्स का काफी कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिज्म है। अगर हम लोग बात करें कार्ब्स की, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, सिंगल ग्लूकोज होगा, सिंगल तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, लेकिन ग्लूकोज होगा, उसकी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी, वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं लेकिन इजी सा स्टेप होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फैट्स की, फैट्स के केस में ऐसे नहीं है। फैट्स के फैटी एसिड में कन्वर्जन से पहले भी बहुत ज्यादा प्रोसेसेस से ये गुजरता है, राइट। ये बहुत ज्यादा प्रोसेसेस से गुजरता है जो फैट्स है, इस वजह से इसका प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब ऐसा कोई कंडीशन है कि आपको आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, क्लियर। और अगर फैट्स जो थे लाइक वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो क्या होता, काफी ज्यादा टाइम लेता। अभी कुछ टाइम में हम प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं, काफी लेंथी प्रोसेस है, उसको हम डिस्कस करें, लेकिन बहुत बेसिक्स है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी उसकी पॉलिशिंग होगी और थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करेंगे। तो फैटी एसिड क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो क्या करेगा, हमारी बॉडी जो है वो उसके लिए वेट करेगी। हमारी बॉडी को तो अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वो उसको क्विकली रिक्वायर्ड है ना। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम फैट्स की बात करें, फैटी एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रिक्टली एरोबिक है, स्ट्रिक्टली एरोबिक है। इसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस की कोई वो है ही नहीं, इसके रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं है फैट्स का मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं। बट अगर हम बात करें इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है एनारोबिक, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन सा वाला, ग्लाइकोलिसिस। तो कार्ब्स क्या कर लेते हैं जल्दी से एनारोबिक, अगर कंडीशन एनारोबिक भी है, ऑक्सीजन नहीं भी रिक्वायर्ड, क्लियर, तो जल्दी से ग्लाइकोलिसिस हो जाता है और एटलीस्ट हमें तो एटीपीज मिल जाते हैं, हमारी बॉडी का काम हो जाता है, क्लियर। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन भी नहीं हुआ, अब कोई ऐसा अगर था कि फैट्स जो है वो हमारे पास फर्स्ट एनर्जी सोर्स होते हैं,
कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। तो अगर हम कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या कोई हैवी काम करते हैं तो क्या होता, हमारी बॉडी को तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो बॉडी ने क्या करना होता था, वेट करना होता था कि पहले सब कंडीशन जो है वो सही हो जाए, ऑक्सीजन जो है वो आ जाए। ऑक्सीजन तो खैर हम इनहेल कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम जब हम कोई वर्कआउट या ऐसी कोई चीज करते हैं तो ऑक्सीजन में तो कमी आ जाती है ना, डेफिशिएंसी तो हो जाती है, इसी वजह से तो हमें फटीग होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो इस वजह से बॉडी अब क्या करेगी, वेट करेगी कि पहले सब ऑक्सीजन जो है उसकी उसका जो कंटेंट है या क्वांटिटी है वो पूरी हो जाए, तब मैं जाके इसकी ब्रेक डाउन करूंगा, एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, उसमें पायरुवेट में, जिससे ऑलरेडी दो एटीपी बन जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर देते हैं। क्लियर? ये मैं बहुत बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हमने फोकस किस चीज पे करना है, कॉन्सेप्ट्स पे करना है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स, बायोलॉजी जो है इट्स जस्ट अ क्रैमिंग सब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसमें। बायो में जितने कॉन्सेप्ट्स है ना उतने आपको दूसरे में नहीं मिलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स में। क्लियर? क्योंकि ये हमें हमारी बॉडी से कनेक्ट करता है, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लाइफ। आपने चीजों को समझना है, हमारी बॉडी में अंदर हो क्या रहा है। हम कहते हैं हमारी बॉडी डायनेमिक है, हाउ आवर बॉडी इज डायनेमिक, हमारी बॉडी में ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेसेस हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या रिडक्शन हो रहा है, कटिंग कहाँ हो रही है, फॉर्मेशन कहाँ हो रही है। इन सब के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपने चीजों को समझना है। राइट? सो प्रोटीन्स क्या है, इसमें से कुछ स्पेसिफिक ये 6 अमीनो एसिड्स हैं जो कि एटीपी की प्रोडक्शन करेंगे, रिस्पायरेशन प्रोसेस करेंगे। कार्ब्स क्या है, या तो 36 या 38 रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म के उसमें एटीपी की प्रोडक्शन करेंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा, फैट्स डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? क्योंकि फैट्स के स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें वो काफी इंटैक्ट होते हैं, कंपैक्ट किस्म के स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें उसकी यही पाल्मेटिक एसिड की, इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका क्या है, प्रॉब्लम इनका ये है कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से होता क्या है कि बॉडी जो है पहले कार्ब्स को यूज करती है, देन फैट्स। और फैट्स भी ये नहीं है कि फैट्स जो है वो अननेसेसरी है ऐसा कुछ, जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तब ये फैट्स ही हमारा साथ दे रहे होते हैं। राइट? जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तब ये फैट्स ही हमारा हेल्प कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सहरी से लेके अफ्तारी तक जो हम इतने एनर्जेटिक रहते हैं विदाउट ईटिंग। क्लियर? हम अपना हर काम जो है वो कर रहे होते हैं, हर एक एक्टिविटी, जो जो कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, कुछ भी है, किसी को जिम जाना है, मदरसे जाना है, जो भी वर्कआउट उसमें करना है या कुछ भी है वो रोजे की हालत में भी करते हैं, तो वहां हमें कौन हेल्प कर रहा होता है, फैट्स ही वहां पे हेल्प कर रहे होते हैं। अब देखिए कैसे, अगर हम बात करें पाल्मेटिक एनर्जी, एनर्जी नहीं, ये मैं क्या लिख रही हूँ, पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड कितने कार्बन का है, 16 कार्बन का है। सबसे पहले ये क्या होंगे, मैंने आपसे कहा ना फैटी एसिड्स की कन्वर्जन किसमें होगी, एसिटाइल को ए में होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एसिटाइल को ए में। क्लियर? फैट्स जिस तरह से कार्ब्स की क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है, फैट्स की क्या होती है, बीटा ऑक्सीडेशन। हर सेकेंड कार्बन पे क्या होगा, ये हमारे पास एक पूरी चेन है बड़ी 16 कार्बन की, आप इमेजिन करो, तो हर सेकेंड कार्बन पे क्या होगा, हर सेकेंड कार्बन पे इसकी ब्रेक डाउन होती है, और इसको हम लोग कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, क्योंकि बीटा कार्बन पे ही ब्रेक डाउन हो जाती है चेन की। तो कितने इससे एसिटाइल को बनेंगे, ये 2 कार्बन का है ना, तो 8 बनेंगे। राइट? कितने एसिटाइल को ए बनेंगे, 8 बनेंगे ना, हाँ 8 एसिटाइल को ए बनेंगे। अब इनके लिए 8 एसिटाइल को ए के लिए 7 दफा बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता है, 7 दफा बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता है। और अगर हम लोग देखें तो 7 दफा क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता है। अब इस 7 दफा बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में अगर हम लोग एक सिंगल ग्लूकोज के लिए देखें तो क्रेब्स साइकिल कितनी दफा चलाता, जस्ट 2 टाइम्स।
लेकिन यहाँ पे 7 दफा साइकिल चलती है बीटा ऑक्सीडेशन, राइट। तो जब 7 दफा बीटा ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक सिंगल बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप में एक NADH और एक FADH2 निकलता है। सो 7 यहाँ पे NADH बन जाते हैं और 7 FADH2 बन जाते हैं। तो 7 into 3 we have 21। तो ये कितने ATPs जाके आगे बनाएगा? 21 ATPs। देन 7 into 2 कितने ATPs बनाएगा? कितने ATPs बनाएगा? 7 into 2 14 ATPs बनाएगा। और अगर इसी तरह से हम लोग एसिटाइल को ए की बात करें, इसमें से एसिटाइल को ए भी निकलता है। सो 8 एसिटाइल को ए हुए, 8 एसिटाइल को ए हुए, 8 एसिटाइल को ए। तो 8 एसिटाइल को ए, एक सिंगल एसिटाइल जो है वो 12 एटीपीज बनाता है। क्लियर? तो अगर यहाँ पे हम इसका करें 2 8 16, 8 1 8 9, ये 96 एटीपीज बनाता है। कितने एटीपीज बनाता है? 96। ये आपको मैं वो पॉइंट समझा रही हूँ कि फेट्स जो है वो कार्ब्स की निस्बत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अब अगर हम इसको प्लस कर दें, 96 प्लस 14 वी हैव 110 131। सो एक सिंगल फैटी एसिड से, एक सिंगल फैटी एसिड से कितनी एटीपीज, और इस टोटल प्रोसेस में 2 एटीपीज जो है वो यूज होती है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसके डेप्थ में ज्यादा आपने नहीं जाना, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। सो आप सिर्फ इतना याद रखें कि एक फैटी एसिड से कितने बनते हैं? 131, और उस 131 में से ओवरऑल प्रोसेस में 2 एटीपीज यूज हो जाते हैं। सो टोटल कितनी एटीपीज हमारे पास बनती है एक सिंगल फैटी एसिड से? 129। इन केस ऑफ अगर एक NADH 3 एटीपीज बना रहा है, एक FADH 2 एटीपीज बना रहे हैं। अगर एक NADH हमारे पास, वेट अ मिनट, अगर एक NADH 2.5 एटीपीज बना रहा है और एक FADH 1.5 एटीपी बना रहा है, देन एक सिंगल फैटी एसिड जो कि है पैरामेटिक एसिड, वो आगे जाके कितने एटीपीज बनाएगा? वो 106 एटीपीज बनाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है, कोई इसमें इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर एक NADH 2.5 एटीपीज बना रहा है, ये वैल्यूज है। मैं इससे पहले भी लेक्चर्स में ये बता चुकी, लेकिन मैं हर एक पॉइंट इसलिए क्लियर बताती हूँ कि आपके बुक में जो पॉइंट है आपने उसी को फॉलो करना है। इफ योर बुक इज शोइंग 129 एटीपीज, देन आपने 129 जो है उसको फॉलो करना है, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है खैर वो KPK के बुक्स पे होता है, लेकिन मैं हर एक बोर्ड के जो बुक्स है उसको टच करती हूँ, उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है या जो ऐसे पॉइंट्स है जो कि KPK के बुक में नहीं है तो वो वहां से मैं कलेक्ट करती हूँ। इसी वजह से मैं हर एक पॉइंट यहाँ पे शेयर करती हूँ। सो एक अगर 2.5 है, क्लियर, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास एक सिंगल फैटी एसिड से 106 एटीपीज बनेगी। तो कहाँ एक सिंगल ग्लूकोज से 36 या 38 एटीपीज, और कहाँ एक सिंगल फैटी एसिड से 129 एटीपीज। तो इस वजह से मैं क्या कहती हूँ, बल्कि हमारे बुक्स क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है एज कम्पेयर टू फैट्स कम एनर्जी बनाते हैं, जबकि फैट्स जो है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स डबल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, पैरामेटिक एसिड कितने का है? 16 का। ऑलिक एसिड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सेम यही फिनोमेना चलेगा, खैर इसमें इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता। अगर ऑलिक एसिड का मैं कहूँ तो वो कितने कार्बन का है? 18 कार्बन का। उसमें कितने एसिटाइल को ए बनेंगे? उसमें 9 एसिटाइल को ए बनेंगे। क्लियर? उसमें 9 एसिटाइल को ए बनेंगे, और जब 9 एसिटाइल को ए बनेंगे तो वो आगे जाके इन केस ऑफ 2.5 एंड 1.5 वो 109 एटीपीज बनाता है। वो कितने एटीपीज बनाता है? 109 एटीपीज बनाता है। कौन सा प्रोसेस चलता है? बीटा ऑक्सीडेशन। होपफुली आपको ये प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब अगर हम लोग देखें, स्केच आप लोगों ने अच्छे से बना दिया, क्लियर? स्केच आप लोगों ने अच्छे से बना दिया।
अब अगर हम लोग देखें तो जब प्रोटीन्स है ना, इस प्रोटीन्स की जब रिस्पायरेशन होगी तो हमारे साथ क्या क्या निकलता है, H2O अमाइनो ग्रुप, और उसी के साथ साथ यूरिया की भी फॉर्मेशन होती है। यूरिया की फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, तो इस वजह से बॉडी से इसकी यूजफुल एलिमिनेशन हो जाए, तो यहाँ पे यूरिया की भी फॉर्मेशन होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम लोग देखें, ये जो प्रोटीन्स भी हमने डिस्कस किया, कार्ब्स भी डिस्कस किया और फैटी एसिड्स भी डिस्कस किया। अब यहाँ पे एक प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। क्या प्रोसेस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्ब मॉलिक्यूल आर नॉन कार्ब मॉलिक्यूल, राइट। प्रोटीन मॉलिक्यूल है या नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो भी है, लेकिन अगर ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है सो दैट मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है। सो अब अगर हम लोग अमाइनो एसिड्स की बात करें, अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स की, और वो अमाइनो एसिड्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, तो सिंपल क्या होगा, अमाइनो एसिड्स के साथ क्या होगा, अमाइनो एसिड अपना नाइट्रो ग्रुप रिमूव कर देगा। जब अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे तो अमाइनो एसिड अपना नाइट्रो ग्रुप रिमूव कर देता है, जिसको क्या कहते हैं, डीएमिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगी, डीएमिनेशन होगी। जब अमाइनो एसिड कन्वर्ट होगा किस में, ग्लूकोज में, तो डीएमिनेशन होगी, नाइट्रो ग्रुप रिमूव होगा यूरिया के फॉर्म में, और जो कार्बन स्केलेटन है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। क्लियर। जो कार्बन स्केलेटन यहाँ पे लगा, देखिए अमाइनो एसिड से ग्लूकोज कैसे बनेगा, डीएमिनेशन, नाइट्रो ग्रुप की क्या होगी, रिमूवल होगी। क्लियर। जो कार्बन स्केलेटन रह गया, जो कार्बन स्केलेटन रह गया, वो कार्बन स्केलेटन क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, और ये जो पायरुवेट है ये जाके क्या करता है, लेट मी चेक, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ, तो ये पायरुवेट क्या करेगा, ये बैकवर्ड ग्लाइकोलिसिस करेगा जाके, ये जाके बैकवर्ड ग्लाइकोलिसिस करेगा। ग्लाइकोलिसिस में क्या था, पहले प्रिपरेटरी फेज था, देन ऑक्सीडेटिव फेज था, उसमें क्या बना था, पायरुवेट। तो सेम वही सारे इंटरमीडिएट्स बनेंगे। पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, G3P में, ऑक्सीडेटिव फेज। फिर उसके बाद प्रिपरेटरी फेज जो है वो पूरा रिवर्स होगा, वो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, 1,6 बाय फ्रुक्टोज फॉस्फेट, वो जो सब थे इंटरमीडिएट्स, वो सारे बनेंगे, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हमारे पास बनेगा एक फ्रेश ग्लूकोज। लास्ट में क्या होगा, एक फ्रेश ग्लूकोज बनेगा। तो प्रोसेस आपको क्लियर हुआ। प्रोसेस क्या था कि अमाइनो एसिड जो है वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो उसकी होगी डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मींस नाइट्रो ग्रुप उससे रिमूव हो जाएगा यूरिया के फॉर्म में। क्लियर। उसकी फिर बॉडी से सक्सेसफुल एलिमिनेशन होगी। अब नाइट्रो ग्रुप रिमूव हुआ, कार्बन स्केलेटन रह गया, वो कार्बन स्केलेटन पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट से बैकवर्ड ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चलेगा, और उसके बाद हमारे पास एक फ्रेश ग्लूकोज बन जाता है। सो दिस वाज कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज। और यही एक लाइव सेशन में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, अगर वो लेक्चर देख रहा है तो उसको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर। सो अमाइनो एसिड इस तरीके से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ये क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। अब अगर हम लोग बात करें ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो है वो तो उड़ चुका है, खैर जो ग्लिसरॉल है वो ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगा, राइट। जो कहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको रिमूव कर देंगे। जो ग्लिसरॉल है वो ग्लिसरॉल कैसे कन्वर्ट होगा, किस में, ग्लूकोज में। तो अगर हम लोग देखें ग्लिसरॉल की बात करें
अगर हम लोग बात करें ग्लिसरॉल की, किसमें, ग्लूकोज में, तो इसका प्रोसेस क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लिवर में। लिवर में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स, हम कहते हैं ना कि लिपिड जो है वो क्या है, स्टोर फॉर्म है। लिवर में प्रेजेंट होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, इन ट्राइग्लिसराइड्स की हो जाती है ब्रेकडाउन, किसमें, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। क्लियर, ग्लिसरॉल में हो जाती है और फैटी एसिड में हो जाती है। अब फैटी एसिड को तो एक साइड पर करें, हमने ग्लिसरॉल को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्लिसरॉल में, राइट। अब ये जो ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट होगा किसमें, फिर से वही सारे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस ही आएंगे यहाँ पे, जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर इंटरमीडिएट्स बने थे ना, वही सारा प्रोसेस यहाँ भी होगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, G3P में, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, G3P में ये कन्वर्ट हो जाता है। G3P से फिर सारा वो बैकवर्ड ग्लाइकोलिसिस होगा। क्लियर, वो सारा बैकवर्ड ग्लाइकोलिसिस होगा, क्या होगा, बैकवर्ड ग्लाइकोलिसिस, बैकवर्ड ग्लाइकोलिसिस होगा। और उस बैकवर्ड ग्लाइकोलिसिस से क्या बनेगा, हमारे पास एक फ्रेश ग्लूकोज आ जाएगा, राइट। जितना मैं ग्लूकोज को फ्रेश कह रही हूँ ना, इतना ये मुझे मुरझा रहा है। मुझे लगता है लेक्चर काफी लेंथी हुआ, बट इट्स वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जो है काफी शॉर्ट करवाया जाता है, लेकिन ये मैंने इसलिए इस पर ज्यादा फोकस किया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट छुपे। इट्स एन एपिटोम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जो सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स है ना, इससे आपको पूरा रिस्पायरेटरी पाथवे क्लियर हो जाता है कि अच्छा हमारी बॉडी में ग्लूकोज के अलावा ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल है, तो ग्लूकोज के अलावा और भी जो मोनोमर्स हैं, उनकी भी एक दूसरे में वो होती है, कन्वर्जन होती है, और इससे डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो बनते हैं, राइट। तो अब अगर हम लोग देखें तो G3P जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में। कैसे, ट्राइग्लिसराइड्स के लिवर में, ग्लिसरॉल, देन फैटी एसिड, और फिर उसकी बैकवर्ड वो जो है G3P में कन्वर्ट हो जाएगा, बैकवर्ड ग्लाइकोलिसिस होगी और उसकी कन्वर्जन फिर से एक फ्रेश ग्लूकोज में हो जाएगी। ये आपको दोनों प्रोसेसेस क्लियर हुए। ये तो आप लोगों ने, ये जो हम लोगों ने बनाया था, ये तो आपने बना दिया होगा ना, आपके पास होगा। इसमें से आप देखें, ग्लिसरॉल एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो रहा है। सो ग्लिसरॉल एसिटाइल को ए में कैसे कन्वर्ट होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको थोड़ा सा आपने अरेंज करना है, राइट। ग्लाइकोलिसिस के जो इंटरमीडिएट्स है, उसमें से क्या बनता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनता है। उस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से, उस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से क्या बनेगा, DHAP बन जाता है प्रिपरेटरी फेज में, फिर G3P बन जाता है, G3P से पायरुवेट बन जाता है, और पायरुवेट से एसिटाइल को ए बन जाता है। सो ग्लिसरॉल एसिटाइल को ए में कैसे कन्वर्ट होगा, वही G3P, DHAP, पहले DHAP फिर G3P, उससे पहले ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, राइट। अगर हम इसको लिखें तो क्या होता है, ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है किसमें, अमाइनो एसिड्स में, सॉरी एसिटाइल को ए में, एसिटाइल को ए में। कैसे होगा, ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे बन जाएगा DHAP, याद रखो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रिपरेटरी फेज था, उससे G3P, G3P से पायरुवेट, पायरुवेट, और पायरुवेट से क्या बनेगा, पायरुवेट से जो है फिर आगे बनेगा एसिटाइल को ए। तो ऐसे होगी कन्वर्जन ग्लिसरॉल की एसिटाइल को ए में, और एसिटाइल को ए की बैकवर्ड होगी किसमें, ग्लिसरॉल में, राइट। इसी तरह से अगर हम लोग देखें प्रोटीन्स की पायरुवेट में कैसे होगी, वही सिंपल था, प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, उससे अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव होगा, कार्बन स्केलेटन रह जाएगा। वो कार्बन स्केलेटन जो है वो क्या कर देता है, वो कार्बन स्केलेटन पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो सिंपल, प्रोटीन से क्या बने, पायरुवेट,
राइट। इसी तरह से अगर हम एसिटाइल को एक ही प्रोटीन में बात करें, वो इनके बीच ना वो डिफरेंट कन्वर्जन है। मैं अभी बोर्ड पे समझाती, लेकिन वो तो पूरा जो स्केच था वो तो हो गया, लेकिन आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप इन सारे प्रोसेसेस को नोट कर सकते हैं अपने साथ कॉन्सेप्ट के लिए। और अगर नहीं भी करना चाहते सो ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को लेके क्यूरियस होते हैं, सो इस वजह से मैंने इसको ऐड कर दिया। अगर एसिटाइल को एक ही कन्वर्जन हो प्रोटीन में, एसिटाइल को एक ही कन्वर्जन हो प्रोटीन में, शायद यहाँ पे हमने ड्रॉ किया भी था एसिटाइल को इनटू अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स, तो क्या होगा कि यहाँ पे भी सारे TCA के इंटरमीडिएट्स आएंगे। जैसे कि देखिए सिट्रेट से क्या बन, सिट्रेट नहीं, अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये क्या है, TCA है ना, क्रेब साइकिल है ना पूरा, तो TCA में से जो इंटरमीडिएट अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या बना रहा है, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स। क्लियर। यहाँ पे देखिए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या बना रहे हैं, अमीनो एसिड्स, जो कि इन टर्न प्रोटीन्स बनाएगा। इस तरह के प्रोसेसेस बॉडी में चलते हैं, बहुत इजी होते हैं, इनके पीछे इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन होपफुली आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कौन सा प्रोडक्ट किस में कैसे कन्वर्ट होता है, पायरुवेट अमीनो एसिड इनटू पायरुवेट, एसिटाइल को इनटू अमीनो एसिड, वहां से जो अमीनो एसिड था वो एसिटाइल को ए में कैसे होगा, एसिटाइल को ए जो है वो ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल एसिटाइल को ए में। तो ये बहुत इजी कन्वर्जन है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है, तब सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो ये सारे प्रोसेसेस जितने भी कॉन्सेप्ट्स है होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब बस ये लास्ट ये पॉइंट डिस्कस करते हैं, फैट्स और प्रोटीन्स, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बीच जो इसका डाइजेशन या जो रिस्पायरेशन है उसको थोड़ा सा इसके बीच डिफरेंस देखते हैं कि क्यों फैट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्विक एनर्जी सोर्स है और फैट्स जो है वो नहीं है। फैट्स लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स क्यों है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स क्विक एनर्जी सोर्स है, क्योंकि फैट्स जो है वो एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, स्टिल दे आर व्हाट, कार्ब्स, मैं बार बार प्रोटीन के लिए फैट्स। सो कार्ब्स का सिंपल क्या होता है, फैट्स के केस में कंफ्यूजन ये आ जाती है कि ये क्या है, इनसॉल्युबल है, सारा इनका जो माजरा है ना वो यहाँ पे खराब हो जाता है, ये क्या है, इनसॉल्युबल, जबकि कार्ब्स के केस में ऐसा कुछ जो है पॉइंट नहीं है, राइट। तो अगर हम लोग देखें, ये बाकी मार्कर रख देंगे, किसी एक से काम चला लेंगे और जल्दी जल्दी से अपने लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे, राइट। क्या था, कार्ब्स और फैट्स। सबसे पहले अगर हम लोग कार्ब्स की बात करें, तो कार्ब्स की क्या हो जाती है, डाइजेशन हो जाती है, इजी वे में हो जाता है ना, स्टमक पहले जो है उसकी डाइजेशन तो इवन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। सो माउथ, देन उसके बाद स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और ग्लूकोज जो है वो फिर जाके एंटर करेगा सेल में, और सेल में उसकी क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, देन TCA, देन ETC, ये प्रोसेस होता है, और इसके रिजल्ट में कितने एटीपीज, 36 एटीपीज टोटल नेट गेन हो जाता है, राइट। अब अगर हम बात करें फैट्स की, सो फैट्स का यहाँ पे प्रोसेस क्यों मुश्किल है, क्यों डिफिकल्ट है, फैट्स आ जाते हैं कहाँ पे, स्टमक में, फैट्स आ जाते हैं स्टमक में, स्टमक में ये होता है कि स्टमक में, स्टमक से बाद फिर क्या होता है, इंटेस्टाइन, तो स्टमक में इसके बड़े बड़े लाइक यू कैन से, इसको क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा फैट्स के मॉलिक्यूल जो वो कंबाइन हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा ग्लोब सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक दूसरे के साथ चिमट जाते हैं, राइट। तो ये क्या कर लेते हैं, ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और यहाँ पे जो ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आगे ये काइलोमाइक्रोन बनाएगा, माइसीलियस बनाएगा, इनके बनने के पीछे पर्पस सिर्फ इतना है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि वाटर में इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, तो ये क्या करेंगे, पहले इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये इसके बाद फिर इंटर करेंगे किसमें, इंटेस्टाइन में,
इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहाँ से लिवर, एक तो इंटेस्टाइन का अपना जो एंजाइम है लाइपेज, वो इस पे एक्ट करेगा, उसके साथ साथ लिवर से क्या आएगा, बाइल आएगा, बाइल जूस आएगा, ये दोनों इस पे अपना एक्ट कर देते हैं और ये जो ड्रॉपलेट्स है बड़े बड़े फैट्स के, इनको कन्वर्ट कर देता है किस में, फैटी एसिड्स में और मोनोग्लिसराइड्स में, राइट। इनको किस में कन्वर्ट कर देता है, इन फैट्स को मोनोग्लिसराइड्स में और इसके अलावा फैटी एसिड्स में, मोनोग्लिसराइड्स में और फैटी एसिड्स में। अब ये जो दोनों हैं ये इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, ये इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, राइट। क्या क्या, बाइल जो साल्ट है, क्लियर, जो फैटी एसिड है और जो मोनोग्लिसराइड्स है, ये तीनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, माइसीलस बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं, माइसीलस। ये माइसीलस, इसके बाद बनेगा काइलोमाइक्रोन। ये सारी मतलब स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनते हैं जस्ट फॉर रीजन कि इनकी ट्रांसपोर्ट सही से हो। अब ये जो माइसीलस है ये इंटर करेगा किस में, इंटेस्टिनल सेल्स में। आप सिर्फ प्रोसेस के डिफरेंस को देखें। अभी फिलहाल अगर यहाँ पे हम देखें तो सेल ग्लूकोज सेल में एंटर होकर ग्लाइकोलिसिस भी शुरू हुआ, यहाँ पे अभी फिलहाल इसकी जो डाइजेशन है वो पूरी नहीं हुई। तो माइसीलस जो है ये क्या करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेस्टिनल सेल्स में, जो क्या है इंटीरोसाइट्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीरोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इंटीरोसाइट्स के बाद, अब इंटीरोसाइट्स के बाद क्या होगा, ये फिर से, पहले ये ट्राइग्लिसराइड्स थे, कहाँ गए, पहले स्टमक में आए, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, देन इंटेस्टाइन में लाइपेज और बाइल की हेल्प से मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स बने, राइट। ये बाइल साइड के साथ मिले, इसने क्या बनाया, माइसीलस बनाया। वो माइसीलस इंटीरियोसाइट्स में एंटर हुआ। अब ये माइसीलस इंटीरियोसाइट में जब एंटर हुआ तो फिर से यहाँ पे क्या बने, ट्राइग्लिसराइड्स। यहाँ पे क्या बने, ट्राइग्लिसराइड्स। अब इस ट्राइग्लिसराइड्स के साथ यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी ऐड हो जाएंगी और इसी के साथ साथ यहाँ पे वो भी कोलेस्ट्रॉल वो भी ऐड हो जाएगा और ये फिर से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। नीचे इसलिए नहीं लिख रही कि शायद आप लोग को नजर नहीं आ रहा। ये फिर से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम क्या है, एक ट्रांसपोर्ट पैकेज बनाएंगे जिसका नाम है काइलोमाइक्रोन। ये क्या बना देंगे, पहले क्या बना, माइसीलस, उसके बाद क्या बना, माइक्रोन। ये सारे क्या है, ये ट्रांसपोर्ट पैकेजेस है, ये लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। ये काइलोमाइक्रोन जब बना तो ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट पैकेज है। अब ये ट्रांसपोर्ट पैकेज, ये जो काइलोमाइक्रोन है, ये एंटर करेगा किस में, लिम्फ में, या फिर चले नॉर्मल बस हम लिखे ब्लड में। ये क्या करेगा, ब्लड में एंटर कर लेगा। अब ब्लड में जो है यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज। ये लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करेगा, फिर से इसकी करेगा ब्रेकडाउन। जब इसकी ब्रेकडाउन करेगा तो क्या होगा, ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे भी अलग अलग हो जाएंगे और फिर फर्दर ये भी किस में कन्वर्ट होंगे, फैटी एसिड्स में। ये फैटी एसिड्स फिर जाके इंटर करेंगे सेल में और फाइनली एक्सपायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वहां पे इनकी होगी बीटा ऑक्सीडेशन। अगर फैटी एसिड क्या है, 16 कार्बन के हैं, क्लियर। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हम लोगों ने ये डिफरेंस देखा था व्हेन वी वर डिस्कसिंग लिपिड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर अब आपको जो फूड हम ले रहे हैं, अगर उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, कितनी भी कार्बन का है, अगर वो सपोज 16 कार्बन का है तो उसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे सेल के अंदर, इस सेल के अंदर अब यहाँ पे स्टार्ट होगी बीटा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन का फिर ये जो पूरा प्रोसेस है ये चलेगा।
सो अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि कार्ब्स जो है व्हाई दे आर रिगार्डेड एज फ्यूल ऑफ लाइफ। क्लियर? ये क्या है? फ्यूल ऑफ लाइफ है। किस सेंस में? क्योंकि ये इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, ये इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन केस ऑफ फैट्स, इन केस ऑफ फैट्स ये क्या करते हैं, कम एनर्जी प्रोवाइड करें लेकिन क्विक सोर्स में। और दूसरा भी आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, ये तो आपको क्लियर हुआ ना, इसकी क्या होगी, डाइजेशन, स्टमक, देन इंटेस्टाइन, देन ग्लूकोज में कन्वर्जन और सेल में जाके इसकी रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसमें कुछ इस किस्म का प्रोसेस चलता है पूरा, और उसके बाद तब जाके सेल में एंटर होके इसकी होगी बीटा ऑक्सीडेशन, राइट? तो मैं पॉइंट क्या बता रही थी वो तो मैं भूल ही गई, लेकिन खैर यही पॉइंट था। कार्ब्स और फैट्स के बीच आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे, हाँ हम बात कर रहे थे ऑर्गेनल्स की। अगर हम लोग कार्ब्स की बात करें तो कहाँ पे साइटोप्लाज्म में चलती है ग्लाइकोलिसिस, और वहां पे उसके बाद बाकी जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन हम अगर इन केस ऑफ फैट्स बात करें तो फैट्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंटली पेरोक्सिसोम्स, ये सारे ऑर्गेनल्स जो है फैट्स के डाइजेशन में, इसके रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस वाज द रीजन एंड द डिफरेंस बिटवीन कार्ब्स एंड फैट्स, कि कार्ब जो है उसको फ्यूल ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, वो क्विक एनर्जी सोर्स क्यों प्रोवाइड करता है, और फैट्स। अब आप इनके बीच आप खुद डिफरेंस करें कि अगर बॉडी फैट्स को यूज करती तो हमारा तो क्या हाल होता, क्योंकि हमारी बॉडी को हर वक्त चाहिए होती एनर्जी, हम हर वक्त कर रहे होते कोई ना कोई एक्टिविटी, राइट? तो क्या होता है, कार्ब्स में जल्दी से डाइजेशन करके एटीपी बनाना है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जबकि फैट्स का जो है काफी लंबा प्रोसेस चलता है। इसी वजह से ये मोस्टली जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तब फैट्स काम करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। पहले मैं देख लूं रिकॉर्ड हुआ भी कि नहीं, क्योंकि मैं जब देखती हूँ लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ होता, मैं लगी रहती हूँ। तो होपफुली आपको प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कोई इसमें आपको डाउट जो है वो नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, give your feedback as well if these lectures are helpful for you, and stay connected with Ultra Brains Academy. Share, like and subscribe it, share it with your friends, और पढ़ाई करते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए।